हेलो फ्रेंड्स, ईआरडीओ इंडिया के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रो होम्योपैथी की बारीकियों को बताना है, जिसका जिक्र महात्मा मैटी की किताबों में मिलता है। ईआरडीओ की हमेशा से ये कोशिश रही है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी को इसके वास्तविक रूप में प्रस्तुत किया जाए। हमारा मकसद किसी व्यक्ति विशेष या संगठन की भावनाओं को आहत करना नहीं है। मैं डॉक्टर असलम, मिर्ज़ापुर यूपी से। आज का विषय है आयुर्वेदोलॉजी और इलेक्ट्रो होम्योपैथी में इसकी भूमिका। इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा विज्ञान में मौजूद विषय आयुर्वेदोलॉजी से प्रत्येक इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक वाकिफ़ है। लगभग सभी ने इस विषय को पढ़ा है और यह बात और है कि कुछ लोग ही इसे अच्छी तरह से जानते हैं या ये कहें कि इसका इस्तेमाल अपनी प्रैक्टिस में कर रहे हैं। यह विषय थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल का भी है। अपने यहाँ थ्योरी तो है किंतु प्रैक्टिकल का अभाव है। इसीलिए जो लोग कॉलेज में इस विषय को पढ़ा रहे हैं वह भी इसे नहीं जानते। ऐसे में यह एक अनचाहा विषय बन के रह गया है और धीरे धीरे कई संस्थाएं अपने सिलेबस से इसे बाहर करती जा रही हैं। सोचने वाली बात यह है कि यदि यह विषय इतना अनचाहा था तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी में आया कैसे? कौन इसे लेकर आया? क्यों इसे पैथी में शामिल किया गया? और जब मैं इसकी जांच करता हूं तो पाता हूं कि मेरे सीनियर ने भी इसे पढ़ा है। जो संस्थान आज कॉलेजेस चला रहे हैं उनके संचालकों ने भी पढ़ा है। कई भारतीय इलेक्ट्रो होम्योपैथ लेखकों ने इस पर किताबें भी लिखी हैं। यहाँ तक कि मसीहुल हिंद स्वर्गीय डॉक्टर NL सिन्हा साहब ने भी इस विषय पर किताब लिखी। और कई हमारे बुज़ुर्गों से पता चला कि कुछ लोग अपनी प्रैक्टिस में इसे डायग्नोस्टिक टूल के तौर पर प्रयोग करते थे। स्लाइड पर लगी हुई इस पिक्चर से में आप देख सकते हैं जो सिन्हा साहब ने लिखी है, उसका नाम है लेक्चर्स ऑन आयरिस साइंस। ये एक दूसरी स्लाइड में भी आयुर्वेदोलॉजी पर जितने लोगों ने इंडिया में या बाहर के लोगों ने, काफ़ी लोगों ने जो किताबें इंडिया में अवेलेबल थी इजीली, उनका जिक्र इसमें है। ऐसे में संस्था संचालकों का इस विषय पर इसको सिखाने के इंतज़ाम करने के बजाय इसे इलेक्ट्रो होम्योपैथी से बाहर करना कहाँ तक न्यायोचित है? सोचिए दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि आप में इसे सीखने की चाह है तो ईआरडीओ आपके साथ है। मैं तारीफ़ करता हूँ डॉक्टर अजीत सिंह जी की, जो 2010 से ही इस विषय पे गंभीर थे और 2011 में लंदन के मशहूर आयुर्वेदोलॉजिस्ट जॉन एंड्रूज़ को दिल्ली ले आए। डॉक्टर अजीत सिंह की कृपा से 2011 में 40 ऐसे इलेक्ट्रो होम्योपैथ हो गए थे जो आयुर्वेदोलॉजी में पूरी तरह निपुण हो गए थे। इसके बाद डॉक्टर अजीत ने लखनऊ, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उड़ीसा आदि में भी रैपिड कोर्स के माध्यम से कई लोगों को इस विधा में निपुण किया। मैंने भी मिर्ज़ापुर में और भदोही में 2 बैचों को पढ़ाया है। इस प्रकार वर्तमान में देश में कुल 100 से 150 के बीच ऐसे इलेक्ट्रो होम्योपैथ चिकित्सक हैं जो आयुर्वेदोलॉजी में निपुण हैं। आइए आयुर्वेदोलॉजी के बारे में कुछ जानते हैं। आयुर्वेदोलॉजी की खोज डॉक्टर इग्नाज वॉन पेग्जली ने की थी, जो बुडापेस्ट हंगरी के रहने वाले थे। उन्हें इसका फाउंडर माना जाता है। हालांकि कुछ दस्तावेजों के मुताबिक 1670 में जर्मन फिजिशियन फिलिपस मेंस ने आयरिस में शरीर के ऑर्गन को कैटेगराइज किया था। आँख की काली पुतली, जिसे आयरिस कहते हैं, इसमें शरीर के हर अंग का प्रतिनिधि भाग होता है। जब शरीर के किसी अवयव में कोई रोग होता है तो उस प्रतिनिधि भाग में कुछ चिन्ह पैदा होते हैं और उन्हीं चिन्हों की एनालिसिस आयुर्वेदोलॉजी में की जाती है। शरीर के दाएं भाग के अंगों के चिन्ह दाहिनी आयरिस में और इसी तरह बाएं भाग के अंगों के चिन्ह बाईं आयरिस में दिखाई देते हैं। इस चार्ट के माध्यम से आप
शायद कुछ समझ पाएं। आइए जल्दी से जान लेते हैं कि आइरिस एनालिसिस से हम क्या क्या जान सकते हैं। किसी रोगी का कॉन्स्टिट्यूशन, क्या रोगी कोई अंग कमज़ोर लेके पैदा हुआ है, रोगी मैटरनल साइड है या पैटर्नल साइड, कौन सा अंग रोगग्रस्त है, क्या कोई ऑर्गन हाइपर फंक्शन है, क्या कोई ऑर्गन हाइपो फंक्शन है, रोग किस अवस्था में है, हार्मोनल ग्लैंड की क्या स्थिति है, किस अंग पर स्ट्रेस पड़ रहा है, क्या शरीर में टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं, और इसके अलावा बहुत कुछ। डॉक्टर थियोडोर क्रॉस, जो महात्मा मैटी के सबसे ग्रेट फॉलोअर थे, उन्होंने आयरिडोलॉजी को इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लिए रेकमेंड किया था। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में रोगी की चिकित्सा व्यवस्था, रोगी का कॉन्स्टिट्यूशन, अफेक्टेड ऑर्गन या सिस्टम और रोग की अवस्था पर आधारित है, और आयरिडोलॉजी के माध्यम से यह तीनों आसानी से जान सकते हैं। विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों में यह हमारी पैथी के सबसे अनुकूल है और शायद इसीलिए यह इस पैथी का हिस्सा है। भारत में एक तो यह इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का पार्ट है, लेकिन अब कुछ संस्थाओं ने इसका कोर्स शुरू कर दिया है जिसमें कोई भी इसे सीख सकता है। यूरोप और अमेरिका में भी इसके कोर्स संचालित किए जाते हैं और यह कोर्स वहाँ कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन के अंतर्गत आते हैं। इसका कोर्स करके वहाँ वह लोग आयरिस एनालिसिस करते हैं और पोषक तत्वों को खाने की सलाह देते हैं, और यदि कोई गंभीर मामला होता है तो वह संबंधित डॉक्टर को दिखाने की सलाह देते हैं। यूरोप और अमेरिका के आयरिडोलॉजिस्ट किसी भी रोगी से 75 से $125 तक की फ़ीस लेते हैं, जबकि भारत में यह फ़ीस 500 रुपये से 1500 रुपये तक की है। आइए अब जानते हैं कि इसे सीखने के बाद आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। ये है स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं, यह है पुराना तरीका जिसमें एक मैग्नीफाइंग लेंस और टॉर्च की ज़रूरत पड़ती थी। यह दोनों चीज़ें कई प्रकार की मिल जाएंगी और आसानी से बहुत कम खर्च में आयरिस एनालिसिस कर सकते हैं। इसमें एक हाथ में मैग्नीफाइंग ग्लास को पकड़ना पड़ता है और दूसरे हाथ में टॉर्च को। लेकिन अब कुछ मैग्नीफाइंग लेंस इस तरह के आने लगे हैं जिसमें ऑलरेडी एलईडी बल्ब्स लगे हुए हैं। ऐसे में ये काम और आसान हो गया है। ये कई तरह के मिलेंगे जिसे आप 10x तक जूम कर सकते हैं या 20x तक जूम कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं मॉडर्न आयरिस टूल्स की। यदि आपको बजट का कोई इशू नहीं है तो आपको एक लैपटॉप या कंप्यूटर और आयरिस स्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। इसका सॉफ्टवेयर अपने लैपटॉप पर इंस्टॉल करके आयरिस स्कोप के द्वारा आयरिस की फ़ोटो खींच लेंगे और उसे लैपटॉप की स्क्रीन पर देखकर आराम से एनालिसिस कर सकते हैं। यह आयरिस स्कोप 5 मेगापिक्सल से 12 मेगापिक्सल तक का आता है, जिसकी कीमत 25,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक हो सकती है। इसे ऑनलाइन मंगाया जा सकता है। ये सामने जो दिखाया गया है स्क्रीन पर, यही इसी आयरिस स्कोप की मैं बात कर रहा था। इसके अलावा अगर आपका बजट और बहुत अच्छा है तो आप निकॉन का आयरिस कैमरा भी ले सकते हैं। इसकी कीमत लगभग 1.5 से 2 लाख के बीच में है। ये जो मेरे पास आयरिस कैमरा है उसकी फ़ोटो है। एक डेमो के माध्यम से मैंने आपको ये दिखाने की कोशिश की है कि ये इसे कैसे किया जाता है। कहावत है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इसी क्रम में कर्नाटका के इलेक्ट्रोहोम्योपैथ डॉक्टर निसार अहमद ने भी एक तरीका खोजा है और वह अपने स्मार्टफोन की मदद से आयरिस की फ़ोटो लेकर एनालिसिस कर लेते हैं। इसके लिए वह एक अच्छी फोकस की टॉर्च की मदद लेते हैं। इसमें 2 लोगों की ज़रूरत होती है। एक व्यक्ति साइड में खड़ा होकर टॉर्च को आयरिस की साइड में फोकस करता है और दूसरा मोबाइल से फ़ोटो खींच लेता है।
एक डेमो के माध्यम से मैंने ये दिखाने की कोशिश की है कि देखिए किस तरह से साइड में जाना है, टॉर्च को फोकस करना है और आयरिस को की फ़ोटो मोबाइल के माध्यम से खींच लेनी है, जिसमें आपको सिर्फ आँख को फोकस करना है। ये जो डेमो में फ़ोटो खींची गई है उसकी फ़ोटो है जो मोबाइल के माध्यम से। आइए अब जानते हैं कि इसे आप कैसे सीख सकते। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अप्रैल माह में एरिडोलॉजी का एक कोर्स कुशीनगर उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित था, किंतु कोविड-19 पैंडेमिक के कारण इसे पोस्टपोन कर दिया गया। अब यह 5 दिन का रैपिड कोर्स अगस्त माह में होने की संभावना है। यदि आप इसे सीखना चाहते हैं तो वहाँ सेंटर के संचालक डॉक्टर राघवेंद्र सिंह से बात करके अपनी एंट्री सुनिश्चित कर सकते हैं। इस स्लाइड में डॉक्टर राघवेंद्र सिंह जी का मोबाइल नंबर के साथ साथ उनके सेंटर का पूरा एड्रेस दिया गया है। दोस्तों, आखिर में मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा कि इस वीडियो का मकसद आप पर आयरिडोलॉजी को थोपना नहीं है। मुझे अच्छी तरह से पता है महात्मा मैटी ने अपनी पूरी पैथी बिना आयरिडोलॉजी के स्थापित की है। थियोडर क्रॉस का मकसद शायद बाद के चिकित्सकों की मदद करना रहा होगा, जिसके कारण आयरिडोलॉजी को उन्होंने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में इंट्रोड्यूस किया। मुझे लगता है कि यदि आयरिडोलॉजी बहुत लंबे समय से हमारे सिस्टम में है तो हमें इसकी जानकारी होने के साथ साथ इसका प्रयोग करने का तरीका भी मालूम होना चाहिए। आप इसे सीखें या ना सीखें यह आप पर निर्भर है। आयरिडोलॉजी के बिना भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी बेस्ट है और रहेगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। जल्द ही मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।